हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने रिसेंटली अभी सेशन नंबर 8 और 9 के थ्रू लीडरशिप टॉपिक कंप्लीट करा। सेशन नंबर 10 है ये, इसमें हम लोग सिलेबस को टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट का सिलेबस है। कॉन्फ्लिक्ट इसमें आता है कॉन्सेप्ट, सोर्सेज, टाइप एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस टॉपिक को हम लोग करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एक इनएविटेबल एक्सपेक्ट होता है ह्यूमन इंटरेक्शन का, ये तो हम लोग समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जब भी हम दो लोग एक दूसरे के बीच में कुछ डिफरेंस आता है, हमारी ओपिनियन में चेंज आता है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की हम लोग बात करें जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट परसेप्शन है ना, तो उनके बीच में जो भी इश्यूज आते हैं उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जहाँ पे उनके आइडियाज, उनके थॉट्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कॉमन होता है, क्यों? क्योंकि डाइवर्स रोल होते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स होते हैं और परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। पहले जो मैनेजमेंट होता था वो कॉन्फ्लिक्ट्स को हार्मफुल और अनडिजायरेबल समझता था, बट अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ क्या हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं नाउ दे कैन बी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिपेंडिंग कि कॉन्फ्लिक्ट को आप किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो सिचुएशन है जहां पे वन पार्टी परसीव द अदर पार्टी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड और इज अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट, है ना? जब कुछ आपके मन का, आपके पसंद की चीज के अगेंस्ट कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है, आप उसे कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब इंटरेस्ट क्लैश होता है, परसेप्शन डिफर करता है, गोल्स इनकम्पैटिबल होते हैं या फिर रिसोर्सेज लिमिट होते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ डिसएग्रीमेंट की बात नहीं हो रही है। इट ऑल्सो इंक्लूड लेटेंट टेंशन, इमोशनल स्ट्रेन एंड परसीव्ड अपोजिशन। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो स्टेफन पी रॉबिन्स ने कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करा है: इट इज अ प्रोसेस दैट बिगिन व्हेन वन पार्टी परसीव द अदर पार्टी हैज affected negatively or is about to affect negatively something that the first party cares about. मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला है: इट इज द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, इंटरेस्ट और वैल्यूज। ये जो डेफिनेशंस होती हैं, these definition emphasizes the conflict as a primarily a perceptual and interactional process. दोनों डेफिनेशन से हमें यही समझ आता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक परसेप्शन है, एक इंटरेक्शन है, उसका प्रोसेस है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम लोग बात करें, एक तो कोई सिंगल इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एटलीस्ट दो पार्टीज है तभी एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट किया जाएगा। ये सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं है, ये परसेप्शन पर बेस्ड होता है। ये ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरह का हो सकता है। तो जो ओवर्ट और कोवर्ट होता है ना, ओवर्ट या कोवर्ट क्या होता है? ये आपके जो भी आप कुछ कर रहे हो, आपका एक्शन है, आपका बिहेवियर है, अगर वो विजिबल है, ओपन है, सबको दिख रहा है, तो वो ओवर्ट कहलाता है। और कोवर्ट ऑप्स आप लोगों ने गेम्स वगैरह में देखा होगा, सुना होगा ना, जो हिडन वे में किए जाते हैं, जो छुप के हम लोग काम करते हैं ना, वो इंटरनल बातें कुछ होती है, वो कोवर्ट कहलाता है। तो ये मतलब अगर दो लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सबको पता है, वो ओवर्ट होगा। अगर वो सिर्फ दो लोगों को पता, बाकी किसी को नहीं पता, वो कोवर्ट होगा। इट में हैव पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पे डिपेंड करता है कि उसका आउटकम पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये सिचुएशनल है। सोर्सेज क्या है कॉन्फ्लिक्ट के? सबसे पहले तो इंडिविजुअल लेवल्स है ना। इंडिविजुअल लेवल सोर्सेज में क्या होता है? डिफरेंसेस परसेप्शन। इंडिविजुअल सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब वो क्यों देखते हैं अलग अलग तरीके से? क्योंकि उनका एटीट्यूड अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है। इसकी वजह से उनके परसेप्शन में डिफरेंस आ सकता है। तो ये इंडिविजुअल लेवल सोर्सेज में डिफरेंसेस इन परसेप्शन हुआ। फिर पर्सनैलिटी डिफरेंस। अब कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज के ट्रेट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कोई एग्रेसिव है, कोई थोड़ा पीस में बिलीव करता है, कोई रिजिड है, कोई उतना रिजिड नहीं है, किसी का ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है। इन सब चीजों की वजह से फ्रिक्शन आता है या एक दूसरे के परसेप्शन में हमें डिफरेंस लगता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्यों? ड्यू टू द डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी। फिर इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी एंड एंगर। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल लेवल सोर्सेज के अलावा इंटरपर्सनल और ग्रुप लेवल सोर्सेज होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन बैरियर। अगर पुअर कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एम्बिगुअस मैसेजेस जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। रोल ऑफ एम्बिग्यूटी एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है कि जॉब रोल्स अनक्लियर होते हैं या ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होने लगता है और टेंशन होने लगती है। इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। डिफरेंसेस इन गोल एंड इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, जो इटसेल्फ जो डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल्स है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स उनके ले लेते हैं। इंटरेस्ट कुछ और है, गोल कुछ और अचीव करना है, और आप नहीं कर पाते साथ साथ। फिर कंपटीशन फॉर स्केर्स रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशंस में लिमिटेड बजट होता है, लिमिटेड मैन पावर होती है
ना प्रमोशंस होते हैं लिमिटेड, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होने लगता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सोर्सेज होते हैं तीसरे। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सोर्सेज में क्या है, जैसे स्ट्रक्चरल इश्यूज, कई बार हायरार्की के डिफरेंसेस होते हैं, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। रिवॉर्ड्स एंड परफॉर्मेंस सिस्टम, इंसेंटिव सिस्टम ऐसा होता है जिसकी वजह से कॉपरेशन से ज्यादा कंपटीशन होने लगता है विद इन द टीम, दैट ऑल्सो फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है, कई बार टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं, पॉलिसीज में या लीडरशिप में इस तरह के चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आने लगता है और कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल पर हो रहा है उसके बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, किस लेवल पे है और किस तरह का डिसएग्रीमेंट है। हर टाइप का अलग डिस्टिंक्ट कॉज होता है, अलग इंप्लीकेशन होते हैं और उसे मैनेज करने का अलग अलग तरीका होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल से हमारा मतलब है कि किसी के खुद के ही अंदर, खुद के अपने थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिस ग्रुप में लोगों, उस ग्रुप के लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। या फिर इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जो किसी इंडिविजुअल के अंदर ही होता है। इसमें सॉरी इंटरनल साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होता है। ऐसा क्यों होता है, जब कोई भी पर्सन अपनी कंपीटिंग वैल्यूज, गोल्स या नीड्स को और रोल एक्सपेक्टेशंस को देखता है। ये यूजुअली कब होता है, ये कॉग्निटिव और इमोशनल इन नेचर होता है रेदर देन कि ये बाहर से किसी को दिख पाए। नाउ इट इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय एथिकल डिलेमास, रोल एम्बिग्यूटी और डिसीजन मेकिंग प्रेशर। फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है कि आपको सेल टारगेट अचीव करने होते हैं, बट सेल टारगेट अचीव करने के लिए आप एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो कभी कभी एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्टेड फील करता है बिटवीन अचीविंग द सेल्स टारगेट एंड मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। जब ये इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है तो इसमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, मोर देन दैट जॉब डिससेटिस्फैक्शन होने लगता है और परफॉर्मेंस रिड्यूस होने लगती है। क्योंकि एम्प्लॉय अंदर ही अंदर लड़ रहा है कि यार मुझे ऐसा काम नहीं करना है, मुझे गलत काम नहीं करना, बट मुझे गलत काम करना पड़ रहा है। क्योंकि जॉब भी बचानी है। तो मैनेजर्स का एक काम है कि दे नीड टू एड्रेस इट थ्रू काउंसलिंग, रोल क्लैरिटी एंड सपोर्टिव लीडरशिप। फिर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स इसके अंदर आते हैं और उनके एटीट्यूड में, परसेप्शन में, पर्सनैलिटीज या इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में काफी कॉमन फॉर्म होता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स का। ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द कम्युनिकेशन गैप्स, ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनकम्पिटेंट गोल्स। ओके। कई बार क्या होता है, जो काम करने का तरीका है या फिर वैल्यूज हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनमें डिफरेंसेस होता है जिसकी वजह से इंटरपर्सनल टेंशन बढ़ने लगती है एंड इट रिजल्ट्स इनटू इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, कभी कभी सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट में परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन या फीडबैक को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है। अगर इसे प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते तो फिर इसमें कॉपरेशन कम होने लगता है, हॉस्टिलिटी कम होती है और वर्कप्लेस एफिशिएंसी कम होने लगती है। इसको डील कैसे किया जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल्स, ये जरूरी है इन रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब विद इन अ ग्रुप या विद इन अ टीम जो मेंबर्स काम कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। अब ये कई बार क्या होता है कि आप किसी डिपार्टमेंट में, किसी टीम में काम कर रहे हो और आपके ओपिनियन डिफरेंट है दूसरे किसी पर्सन से, या किसी काम को करने की आपकी अप्रोच अलग है। तो इसमें क्या होता है कि ड्यू टू दिस डिफरेंस इज पर्सनैलिटी और परसेप्शन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होती है ग्रुप मेंबर्स की, वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। फर्दर इसे इसके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को भी। जैसे एक टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है, दूसरा रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंसेस इन व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड इश्यूज सच एज आइडियाज, स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशंस। अगर टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आपका मॉडरेट लेवल का है तो उसे फंक्शनल माना जाता है, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और बेटर डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, इट रेफर्स टू द पर्सनल एंड इमोशनल डिसएग्रीमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम द इंटरपर्सनल इनकम्पैटिबिलिटी, मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटी। कभी कभी होता है ना, हम ऑफिस में होते हैं, क्लास में होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, हमें कोई पसंद ही नहीं आता, कोई रीजन नहीं है, बस हमें वो पर्सन पसंद नहीं है और हम हमेशा उसके अगेंस्ट ही बोलेंगे। वो एक तरह का इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। It is generally dysfunctional as it creates stress, reduces group cohesion, and hampers performance. For example,
टीम मेंबर्स दे मे डिसएग्री ऑन हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट, तो ये टास्क कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और मे हैव पर्सनल इश्यूज विद ईच अदर, ये रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब मैनेजर्स का काम है दे शुड एनकरेज टास्क कॉन्फ्लिक्ट while minimizing relationship conflict to improve team effectiveness। इसके बाद आता है इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब दो ग्रुप्स, दो डिपार्टमेंट या फिर दो अलग अलग यूनिट्स है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंसेस इन गोल्स, प्रायोरिटीज, रिसोर्स एलोकेशन और फंक्शनल रोल। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या डिवीजन ऑफ वर्क है ना, दे ऑफन क्रिएट वी वर्सेस दे एटीट्यूड, जिसकी वजह से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, जैसे बजट है, मैन पावर है, अथॉरिटी है। इसकी वजह से भी कंपटीशन जब एक लिमिटेड रिसोर्स हो जाता है, सॉरी कंपटीशन होता है जब लिमिटेड रिसोर्स का, तो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दे में पुश फॉर एग्रेसिव सेल्स टारगेट, बल्कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो बोलेंगे कि जी कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स है। तो इस तरह के जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, दे कैन लीड टू कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, इनएफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइलोज। अब हाउएवर, अगर इन्हें हम इफेक्टिवली मैनेज कर लें इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आता है। इट इज अ जॉब एंड responsibility of the managers that they must focus on coordination, shared goals and interdepartmental communication to resolve such conflict. For example, स्कूल के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो तीनों सेक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। साइंस के बच्चों में और कॉमर्स के बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। साइंस में भी इंजीनियर्स और डॉक्टर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 11th 12th के, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होते रहते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट्स में व्यूज क्या क्या होते हैं? अलग अलग व्यूज। हमारा ट्रेडिशनल व्यू है, ह्यूमैनिटेरियन व्यू होता है, मॉडर्न व्यू होता है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल व्यू देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट का। जो ट्रेडिशनल व्यू है कॉन्फ्लिक्ट का, ये अर्लियर 20th century के अंदर था, एंड इट वाज अंडर द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज। तो ये क्या बोलता था? ट्रेडिशनल व्यू बोलता था कि कॉन्फ्लिक्ट हार्मफुल है, अनडिजायरेबल है और डिसफंक्शनल है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए। कॉन्फ्लिक्ट को पुअर मैनेजमेंट की तरह देखा जाता था, लैक ऑफ डिसिप्लिन माना जाता था और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक फेलियर माना जाता था। अंडरलाइंग assumption क्या था? कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब काम करेगी अच्छे से जब वहां पे कंप्लीट हार्मोनी, ऑर्डर और स्टेबिलिटी होगी। इट एम्फसाइजेज कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे लीड टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इनएफिशिएंसी एंड ब्रेकडाउन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजर्स का काम होता था कि भैया जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसे एलिमिनेट करो, उसे सप्रेस करो, चाहे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाओ, अथॉरिटी के थ्रू करो या कंट्रोल मैकेनिज्म करो। इसमें पनिशमेंट, हायरार्की, कंट्रोल और फॉर्मल प्रोसीजर्स को यूज किया जाता था टू अवॉइड और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इस व्यू ने क्या बोला कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ कंस्ट्रक्टिव या बेनिफिशियल आउटकम्स मिल सकते थे, उसको इग्नोर करा। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ट्रेडिशनल व्यू जो होता है ये ओवरली रिजिड और अनरियलिस्टिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को कंप्लीटली एलिमिनेट करने की बात की गई। फिर ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 20th century के बीच में शुरू हुआ। इसमें बिहेवियरल और सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोचेस आने लगी। इन्होंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो नेचुरल है, इनएविटेबल है और अनअवॉइडेबल है। जब अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स, अलग अलग वैल्यूज और परसेप्शन के इंडिविजुअल्स, अलग अलग एटीट्यूड और इंटरेस्ट के इंडिविजुअल्स एक साथ काम करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा। इसमें इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन रिलेशन व्यू ने बोला कि हाँ भैया इसको एक्सेप्ट कर लो, और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना तो अब ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ का पार्ट होता ही है। इट सजेस्टेड दैट नॉट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर हार्मफुल, सम मे बी न्यूट्रल और इवन बेनिफिशियल अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो मैनेजर्स को बोला गया कि कॉन्फ्लिक्ट को कम्युनिकेशन के थ्रू रिड्यूस करो, पार्टिसिपेशन के थ्रू रिड्यूस करो और ह्यूमन बिहेवियर समझने की कोशिश करो। दिस पर्सपेक्टिव हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है, तो ग्रुप डायनामिक्स कहाँ से आई है? ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से आई है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। हाउएवर, इन्होंने एक्टिवली कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट नहीं करा। इन्होंने सिर्फ ये माना कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो होएगा और उसे रिजॉल्व करना है। दे कंपेयर टू द ट्रेडिशनल व्यू, अगर हम उसको ट्रेडिशनल व्यू से कंपेयर करें, इट रिप्रेजेंट्स मोर रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच, बट स्टिल ये पैसिव रही। फिर आती है इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारा मॉडर्न व्यू है। ये मॉडर्न और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड पर्सपेक्टिव है इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इन्होंने क्या बोला कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इनएविटेबल नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी भी है। इन्होंने बोला कि मिनिमम या ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक एंड रेस्पॉन्सिव। इंटरेक्शनिस्ट व्यू या फिर मॉडर्न व्यू के अंदर बोला गया कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट अगर है, दे कैन लीड टू एपैथी, स्टैग्नेशन, ग्रुप थिंक एंड लैक ऑफ इनोवेशन। तो इन्होंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट तो रहे। अब इन्होंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट जो है कंस्ट्रक्टिव भी होता है।
जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा ये क्या होता है, टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट होता है। इट एनहेंसेस क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स को बोला that they are expected to stimulate and maintain functional conflict while preventing it from becoming destructive। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट रखना है, फंक्शनल रखना है, बट उसे डिस्ट्रक्टिव होने से रोकना है। फोकस क्या था, जो फंक्शनल प्रोडक्टिव है और डिसफंक्शनल हार्मफुल कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में डिस्टिंग्विश बनाकर रखना है। अब ये कैसे आता है? टेक्निक सच एज ओपन डायलॉग, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस एंड कंस्ट्रक्टिव डिबेट, इन्हें एनकरेज किया गया। दिस व्यू अलाइन विद द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स ऑफ इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। हाउएवर, इसके लिए स्किल मैनेजमेंट चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा तो इट कैन बी डैमेजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए आता है पूरे के लिए मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें सिस्टमेटिक एफर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करते हैं या रिड्यूस करते हैं, या फिर उसी कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग इफेक्टिवली यूज करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट को हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, बट उसे एक ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसके लेवल को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट मिल पाए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि जो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है उसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में। Effective conflict management ensures organizational harmony, improved relationship, and enhanced productivity. It also helps in preventing escalation, reducing stress, and maintaining team cohesion. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स की बात करें तो जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है दैट इज थॉमन किलमैन मॉडल। थॉमस किलमैन मॉडल क्या बोलता है? इन्होंने 5 मेजर स्टाइल्स ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट बताए गए बेस्ड ऑन द डायमेंशन ऑफ असर्टिवनेस। ठीक है, असर्टिवनेस था कंसर्न फॉर सेल्फ, और कोऑपरेटिवनेस जो था कंसर्न फॉर अदर। तो उन्होंने दो चीजें दी, डायमेंशंस ऑफ असर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिवनेस, और उसमें 5 मेजर स्टाइल्स दिए। ईच स्टाइल इज सुटेबल अंडर स्पेसिफिक सिचुएशन, और कोई सिंगल स्टाइल यूनिवर्सली ऑप्टिमल नहीं है। जैसे पहला स्टाइल दिया इन्होंने अवॉइडिंग। अवॉइडिंग के अंदर बोला कि इसमें लो असर्टिवनेस है, लो कोऑपरेटिवनेस है। अवॉइडिंग इन्वॉल्व्स लो असर्टिवनेस एंड लो कोऑपरेटिवनेस। अवॉइडिंग रेफर्स टू द विड्रॉइंग फ्रॉम और इग्नोरिंग द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। है ना, नाम से पता चल रहा है आपने कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से खुद को बाहर कर लिया। तो इसमें लो कंसर्न फॉर सेल्फ है, लो कंसर्न फॉर अदर्स है। इट इज अप्रोप्रिएट व्हेन द इशू इज ट्रिवियल, टेम्पररी, और व्हेन इमोशंस नीड टू कूल डाउन। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अननेसेसरी एस्केलेशन इन द शॉर्ट टर्म। हाउएवर, एक्सेसिव अवॉइडेंस अगर होता है तो उसमें अनरिजॉल्व्ड इश्यूज बन जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, और लॉन्ग टर्म इनएफिशिएंसी आती है। एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग होता है लो असर्टिवनेस, हाई कोऑपरेशन। इसमें क्या हुआ? अकोमोडेटिंग मैनेजमेंट के अंदर बोला गया कि इट इन्वॉल्व्स गिविंग इन टू द अदर पार्टीज डिमांड व्हाइल नेग्लेक्टिंग वंस ओन कंसर्न। हमने दूसरे के लिए कर लिया, अपना हमने कंसर्न छोड़ दिया। इट इज यूजफुल वेल when maintaining relationships or harmony is more important than winning conflict. It promotes goodwill and cooperation in the short run. However, अगर रिपीटेडली अकोमोडेशन किया जाता है तो इसमें लॉस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, रिड्यूस कॉन्फिडेंस होता है, और इम्बैलेंस होता है पावर रिलेशंस का। फिर आता है कंपीटिंग। कंपीटिंग के अंदर क्या है? हाई असर्टिवनेस है, लो कोऑपरेटिवनेस है। तो कंपीटिंग रेफर्स टू द परसुइंग वंस ओन इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। अब यहां पर हम दूसरे का नहीं सोचते, सिर्फ अपना अपना सोचे जा रहे हैं। इट इज अप्रोप्रिएट इन अर्जेंट सिचुएशन, क्राइसिस, और व्हेन क्विक एंड डिसाइसिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। इट इज ऑल्सो यूज जब हमें रूल्स एनफोर्स करने हैं, डिसिप्लिन लेकर आना है, या फिर अनपॉपुलर डिसीजंस को लेने। हाउएवर, इट ऑफन लीड्स टू विन लूज आउटकम्स, रिजेंटमेंट एंड डैमेज रिलेशनशिप। क्योंकि आप जब अपने अपना करे जा रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे, तो आपका रिलेशनशिप डैमेज होने लग जाएगा। फोर्थ आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में मॉडरेट असर्टिवनेस होती है, मॉडरेट कोऑपरेटिवनेस होती है। अब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा सामने वाले के लिए। कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है? ईच पार्टी गिविंग अप, दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा करना पड़ रहा है। ईच पार्टी गिविंग अप समथिंग टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। जैसे यूएस और ईरान वॉर का है ना, वो कॉम्प्रोमाइजिंग हो गई। यूएस ने 15 लिस्ट दी, ईरान ने 10 लिस्ट दी, अब दोनों उसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, टेम्पररी सीज फायर कर दिया है। इट इज यूजफुल when both parties have equal power and quick resolution is needed. It provides a temporary or middle ground solution. However, ये fully satisfy नहीं करेगा किसी भी पार्टी को, और रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को मे बी एड्रेस भी ना कर पाए। फिर आता है कोलैबोरेटिंग। इसमें हाई असर्टिवनेस और हाई कोऑपरेटिवनेस होती है। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग टुगेदर टू फाइंड अ विन विन सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच होती है फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम।
इट प्रमोट्स इनोवेशन, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर, इसके लिए टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन चाहिए और मोर देन दैट हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट चाहिए। इसके अलावा कुछ और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे improving communication helps in reducing misunderstanding and clarifying perceptions. Clarification of roles and responsibilities reduces role ambiguity and overlapping duties. Establishing common goals align individuals and groups towards shared organizational objectives. Negotiation enables parties to reach mutually acceptable agreements through dialogue. Mediation involves the use of neutral third party to facilitate resolution. Training in emotional intelligence, it helps individuals manage emotion and respond constructively. ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, पॉलिसी एडजस्टमेंट हुआ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिजॉल्विंग परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो अदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और परसेप्शन क्लैरिफिकेशन मिलेगा, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हटेगा। दूसरा है क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्लैरिफिकेशन है तो रोल एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, कोई ओवरलैपिंग ड्यूटीज नहीं रहेंगी, उसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तीसरा है, हमने कॉमन गोल्स एस्टेब्लिश कर दिए इंडिविजुअल के और ग्रुप्स के, और उन्हें हमने टुवर्ड्स द शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना, तो जो हमारे इंडिविजुअल्स के ग्रुप के गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरह बना दिया या उसी की तरह शेयर कर दिया। इससे क्या होगा? इंडिविजुअल्स अपने गोल के लिए काम करेंगे, ग्रुप अपने गोल के लिए काम करेंगे, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही फुलफिल हो रहे हैं। फिर हमने बोला नेगोशिएशन। पार्टीज को कई बार म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स के लिए नेगोशिएट करना पड़ता है थ्रू डायलॉग्स। मीडिएशन, मीडिएशन के अंदर क्या है? कोई थर्ड पार्टी आ रही है जो कि दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर रही है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग कराना, सो दैट इंडिविजुअल्स अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए और कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाए। लास्ट हमने क्या पढ़ा इसमें? ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, जैसे कई बार पॉलिसी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं रिजॉल्व होते हैं। फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये क्या होता है? इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो होता है उसमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये इनोवेशन, बेटर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है इसकी वजह से स्ट्रेस आता है, कॉपरेशन कम होता है और परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आता है। तो गोल क्या है मैनेजमेंट का? कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को तो बढ़ाना है बट डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में मैनेजर्स का क्या रोल है? मैनेजर से मतलब है हमारे जो भी आपके सुपीरियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं। तो मैनेजर्स दे मस्ट आइडेंटिफाई द टाइप एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिफोर टेकिंग एन एक्शन। और ये अगर वो सही तरह से कॉन्फ्लिक्ट का टाइप और सोर्स देख पाएंगे तभी वो कोई भी एक्शन लेके उसे मैनेज कर सकते हैं। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट के सही सोर्स को, सही टाइप को नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो वो क्या ही एक्शन लेंगे, क्या ही बेटर चीज करेंगे। दे नीड टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल बेस्ड ऑन द सिचुएशन। उनके पास अप्रोप्रिएट कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल होना चाहिए ताकि उस सिचुएशन को समझ पाए। दे शुड एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट। They must intervene at the right time to prevent escalation of destructive conflict. And they play a crucial role in building a culture of trust, collaboration, and mutual respect. So with this, हमारा कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है या फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस स्लाइड से बन सकता है। हम 2 या 3 अलग अलग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक से। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये मेरा ग्रुप है आरबीआई असिस्टेंट का, ये ग्रुप चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का, ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी का, ये चैनल है बाकी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स का, और ये मेरा मेन विश्वास का चैनल है। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम नीड्स के अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।